हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में आएगा। सबसे पहले हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। इसी में हम लोग जो आपका ओम का नियम है तथा उसका सत्यापन भी देखेंगे और बायो-सेवार्ट का नियम भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए क्लास 10 सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहीं से सारा क्वेश्चंस आने वाला है। ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, जितना प्रश्न पढ़ाया जाए उतना आप लोग पढ़ लो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं 100% गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप ध्यान से समझना। यहां लिखा हुआ है Fe2O3, ठीक है, +2Al गिव्स आउट Al2O3 +2Fe। तो यहां आपको बताना है कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ये अभिक्रिया है ये वाली, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है आपका संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी है। सबसे पहले ये देखो कि यहां होता क्या है। यहां केवल O3 जो है यहां Fe2 से हटकर Al2 के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ये विस्थापित होकर इसके साथ आ गई। तो आखिर हुआ क्या, यहां विस्थापन हुआ ना, अपना स्थान छोड़कर दूसरे के पास आना, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां आपसे यहां ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया भी दे सकता है, अपचयन अभिक्रिया भी दे सकता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी दे सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है कि दिस इज विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय विलयन होते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान आई होप कि आपको पता होगा। सबसे पहले आपने एक पढ़ा होगा पीएच स्केल, जिसमें यहाँ आपका 7 रहता है, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 14 रहता है। यहाँ 7 और 14 के बीच में क्षारीय होते हैं और 0 और 7 के बीच में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो आप लोग क्या बताओगे? 7 से अधिक, सॉरी 7 से कम। 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 7 से अधिक। लेकिन यहां अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से कम होता है, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का होता है 7 से अधिक। तीनों याद रखना, कोई सा भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CuCl2 एंड ऑप्शन डी है CaCO3। तो आप लोग यहां बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब आपको अगर ब्लीचिंग पाउडर पता भी चल जाए तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। इतना याद रखना, इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उन सारे को याद रखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। 100% मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है।
इन चारों में से बताना है कि कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Pt, ऑप्शन सी है Cu एंड ऑप्शन डी है Hg। मैंने आपको पढ़ाया होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर आप लोगों को धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, और यहां से ये जो Pt है ये हाइड्रोजन के नीचे होता है तो ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये जो होता है Cu भी हाइड्रोजन के नीचे होता है, Hg भी हाइड्रोजन के नीचे होता है, लेकिन Mg जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है। तो ये हमारा सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना स्टूडेंट, नोट कर लेना कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनॉन है इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेनॉन में आखिर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो ब्यूटेनॉन यानी कि ओन यानी कि इसमें जो है ना वो है आपका कौन सा समूह है, कीटोन समूह। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी है सिंगल सिंगल यानी कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन डी है आपका सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहां से जो आपका सही होगा वो होगा ये आपका, यहां हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे और यहां आपका C रहेगा आपका कार्बन, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। यही है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से समझो कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नेम क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें से आपका कौन सा सही है। एसिटिक अम्ल का पूछा गया है, तो इसमें से एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं यानी कि मेथ और एथ, और एथ यानी कि ना तो मेथ है ना तो प्रोप है और ना तो एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो कि यकृत स्रावित करता है। ये जो आपका यकृत है ये क्या स्रावित करता है। ऑप्शन ए है लार, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है पित्त रस, ऑप्शन डी है अग्नाशयिक रस। तो यकृत जो है, यकृत क्या स्रावित करता है, कौन सा रस स्रावित करता है, तो वो है हमारा पित्त रस। कौन सा रस स्रावित करता है, पित्त रस। आई होप कि आपको याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस VIMP है। जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोयम। यहां आपसे पूछ रहा है जो जाइलम है वो क्या करता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन सी है भोजन का वहन, ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है, जल का वहन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो यही आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से समझना सारा क्वेश्चन कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्यों में वृक्क पाया जाता है जिसे किडनी कहा जाता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से एंड ऑप्शन डी है परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि ये एक उत्सर्जी अंग है, इसीलिए ये उत्सर्जन से संबंधित है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और सारे क्वेश्चन आप याद करके ही जाना है जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी कि स्तन ग्रंथि आपका रूपांतरित रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए है श्वेत ग्रंथि की, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि की, ऑप्शन सी है जठर ग्रंथि की, ऑप्शन डी है तेल ग्रंथि की। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि आपको दिख रहा है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है तेल ग्रंथि का।
तेल ग्रंथि का हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और पूरे साइंस का है, जितना आपका साइंस में है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में है। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग ध्यान दो कि द्विव निषेचन पाया जाता है। जो द्विव निषेचन होता है वो किस में होता है? ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी है आवृत बीजी पादप में, ऑप्शन सी है अनावृत बीजी पादप में एंड ऑप्शन डी है शैवाल का। तो द्विव निषेचन की बात की जा रही है, तो द्विव निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किसमें होता है? आवृत बीजी पादप। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लिखा हुआ है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है अंडाशय। अंडाशय जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, जिसमें मतलब बच्चे जो भ्रूण होता है, भ्रूण से संतान होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है जो हमारा शुक्रवाहिका, इट इज नॉट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका जो है मेल है, यानी कि मादा नहीं है, फीमेल, यानी कि आपका नर जनन तंत्र से संबंधित है। डिम्बवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ जो शुक्रवाहिका है ना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। समझ में आया? सारा क्वेश्चन आप लोग समझ लो, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में आने वाला है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। देखो मेंडल, मैं आपको बता दूं ऑप्शन सही है मेंडल का, लेकिन मेंडल ने 3 नियम दिया था। तीनों नियम आपके लिए बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अभिगमन का नियम, और ये तीनों क्वेश्चन एक साथ 7 नंबर का पूछा जाता है। तीनों आप लोग पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ह्यूगो डुब्रिज एंड ऑप्शन सी है जॉन ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो मैंने बता दिया कि यही सही है, जॉन ग्रेगर मेंडल। तो ये है पृथक्करण का नियम, प्रस्तुत किया था वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना बोर्ड परीक्षा में, वरना बाद में पछताओगे। ऑप्शन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन है 14 कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? देखो 2 चीजें होती हैं, एक ऑटोसोम यानी कि जो आपका गुणसूत्र होता है, लेकिन कुल गुणसूत्र नहीं पूछ रहा है, ऑटोसोम पूछ रहा है। 2 आपका जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, बट यहाँ आपको ऑटोसोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 44। तो अगर केवल ऑटोसोम की संख्या देखी जाए तो वो केवल होता है 44, और 22 जोड़ी होता है, और 44 होता है ऑटोसोम मनुष्य के शुक्राणु में, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल, देखो ध्यान से समझना। ऑप्शन ए है आपका स्मॉल डबल टी, ऑप्शन बी है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऑप्शन सी है एक स्मॉल टी एंड एक कैपिटल टी, ऑप्शन डी है आपका कैपिटल आर डबल। तो एक बात याद रखना, जिसमें दोनों कैपिटल हों वही आपका शुद्ध बिल्कुल होता है। तो ये आपका दोनों कैपिटल है तो ये शुद्ध है, ठीक है। लंबा तो ये है, लंबा है ये, लेकिन लंबा तो बता नहीं, लेकिन शुद्ध नहीं है। अगर डबल कैपिटल होता है तो शुद्ध होता है, यहाँ डबल आर है कैपिटल में, तो ये आपका जो है शुद्ध गोल बीज है, ठीक है, राउंड। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है हमारा प्लास्टिक, ऑप्शन डी है हमारा मिट्टी। तो यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस, देखो जल से लेंस बनाया जा सकता है क्योंकि आर पार देखना है, कांच से तो बनाया ही जाता है, प्लास्टिक से भी संभव है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता। तो इसमें से जो मिट्टी है ये आपका सही होगा कि मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपका यहां देखो 17 नंबर क्वेश्चन है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कांच का जिसका अपर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है आपका 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसे कैसे पता करोगे? बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप तुरंत पता कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो, जो आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है, निर्वात में प्रकाश की चाल से आप अपवर्तनांक में भाग दे दो, यानी कि 1.5 दूनाई 3, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम था। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं। अब यहाँ अगर आप घात भी याद रखना, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो 6 वाला मत मार देना, वरना फिर आपका नंबर कट जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर जो आपकी फोकस दूरी दी हुई है, अगर आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी की 2 गुनी कर दो। अगर आपका फोकस दूरी दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो फिर क्या करोगे? आपको 2 गुना कर देना है। अगर आपका वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है ये दिया हुआ है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो फिर उसका आधा कर दो, हो जाएगा। मतलब है F = R/2। अगर आपसे फोकस दूरी मतलब है यहाँ फोकस दूरी, तो यहाँ आपका फोकस दूरी दी हुई है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 10 का 20 हो जाएगा। बस इतना आपको करना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक अस्पष्ट दृष्टि यानी कि उनकी आंख में कोई भी दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना जरा दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है, बिल्कुल आपका बढ़िया सा आंख है, मतलब बिल्कुल कोई रोग नहीं है। तो उसके लिए आपका निकटतम बिंदु होगा, यानी कि न्यूनतम दूरी होगा। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। इसे आप 100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 ऑप्शन मत रखो, आप इसे 100 कर दो, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आपका जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है ओनली 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बस इतना याद रखना। बस आपका ऑप्शन कुछ भी दिया हो, आपको यह पता होना चाहिए कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ओनली 25 सेंटीमीटर होती है, बस, ठीक है। ऑप्शन कितना भी दिया हो, 1000 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, चाहे जो दिया हो, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है। यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर परिवर्तन किया जाए तो वो होता है उसका, आपका ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन सी है दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप ध्यान दो, क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक बताना। ऑप्शन ए है हमारा ओम, ऑप्शन बी है ओम, आपका ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ओम के नियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ही होता है ओम। क्या होता है? ओम। याद रखना, ओम तो आपको याद ही रहेगा, ओम का नियम जो था वो प्रतिरोध के लिए था, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है या फिर 22 की विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी है किलोवाट एंड ऑप्शन डी है किलोवाट घंटा। तो इसका जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा।
क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, याद रहेगा ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस याद करके ही बोर्ड परीक्षा के हॉल में जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 100% मैं कह सकता हूँ कि आएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया हूँ ना कि जितना भी मैंने मॉडल पेपर, आंसर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी पेपर को उठाया है, फिर इन सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है, फिर मैंने कई सारे गाइड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट किया है, फिर ये मैंने जितना क्वेश्चन है वो बनाया है कि हमारे स्टूडेंट पढ़ें तो सबसे अलग पढ़ें, कि सबसे ज़्यादा मार्क अचीव कर सकें। क्योंकि मार्क आप लोग जानते ही हो कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे वही आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो मार्क आप लोग काफ़ी अच्छा लाओगे अगर ये सारे क्वेश्चन याद करके जाओगे। ऑप्शन नंबर 23 है कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन सी है केवल आपका विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो एक गतिमान आवेशित कण है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे विद्युत क्षेत्र रहेगा, तो ये दोनों आपका सही है, चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, याद हो गया ना, ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पर आप ध्यान दो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अगर आपको विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो उसके लिए युक्ति है। ए ऑप्शन है जनित्र, बी है आपका गैल्वेनोमीटर, सी है अमीटर, डी है मोटर। तो अगर आपको विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति है तो इसमें से विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो है आपका जनित्र। क्या है, जनित्र है। ठीक है, तो जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। 25 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है इन चारों में से जो जैव मात्रा ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, लकड़ी तो भाई एक उदाहरण है। बी है गोबर गैस, गोबर गैस भी एक जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है। सी है नाभिकीय ऊर्जा, ये देखो एक ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन डी है कोयला। तो यहां अगर आपसे बात की जाए तो वो हमारा बिल्कुल सही जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस आप बोर्ड परीक्षा में याद करके जाना, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। कि ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा है, लेकिन आपको सत्यापन कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, और मैं आपको सत्यापन के साथ समझाने वाला हूं। और यहां इस प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए और प्रतिरोध का मात्रक भी लिखिए। ये दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपसे सत्यापन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ओम का नियम होता क्या है और उनका सूत्र जो आप लोगों का, और प्रतिरोध का मात्रक, सारी चीजें समझेंगे और हम लोग इसका सत्यापन भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओम का नियम। ओम का नियम बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें है कुछ नहीं, लिखना क्या है कि ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब भी भौतिक अवस्था है, आदि समान रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, भौतिक अवस्थाएं समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो किसी चालक में कोई आपका कंडक्टर है, चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। तो काफी आसान है। यहां कहने का मतलब है जो धारा है, जो चालक में प्रवाहित धारा है, वो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है के समानुपाती होता है। बस इतना सा मैटर है और काफी आसान है। आपको क्या कहना है कि ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको सूत्र समझा देता हूं, इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां क्या बताया गया है, जो विभवांतर है यानी कि V, यानी कि यहां जो विभवांतर बताया जा रहा है, विभवांतर, ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती बता रहा है, धारा के। ठीक है, धारा के।
और ये आपका ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको प्रतीक के द्वारा लिख सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो कि V अनुक्रमांक पाती है धारा I के। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है। यहां मैंने V यानी कि विभवांतर जो है अनुक्रमांक पाती है धारा के, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब हम अनुक्रमांक पाती चिन्ह को हटाएंगे यानी कि V के यानी कि अनुक्रमांक पाती के स्थान पर बराबर लगाएंगे, तो यहां एक स्थिरांक आ जाता है, या फिर कह सकते हो नियतांक आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है मल्टीप्लाई I से, यानी कि धारा I से। और वो स्थिरांक कौन सा है, आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो स्थिरांक जो है वो है चालक का प्रतिरोध। क्या है? चालक का प्रतिरोध, यानी कि V जो होगा वो बराबर होगा प्रतिरोध R और इंटू I के। ठीक है, R I के। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि जो आपका R बराबर V अपान I, अगर प्रतिरोध बराबर पूछा जाए तो V अपान I। लेकिन आपको पता है जहां प्रतिरोध जहां R क्या है, आई होप कि आपको पता होगा, जहां आपका R जो है, R क्या है आपका, R जो है चालक का प्रतिरोध है। क्या है? चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चालक का प्रतिरोध। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चालक का प्रतिरोध यही है ओम के नियम का सूत्र। चाहे आप कह सकते हो ये R बराबर V अपान I, या फिर V बराबर RI। यही है आपका पूरे ओम के नियम का फार्मूला। ठीक है, अभी सत्यापन देखेंगे, लेकिन यहां और पूछा है कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है। जो R हमारा है, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ये भी हमें बताना है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप ज्ञात कर सकते हो, यहां से R बराबर V अपान I है, तो R बराबर, ठीक है, R बराबर हमारा क्या है, V अपान I। तो अगर आपको R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करना है, तो V का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, आपको यहां लिखना है जो विभवांतर का मात्रक है। ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, विभवांतर का मात्रक। ठीक है, विभवांतर का मात्रक आप लिख दो, और यहां मात्रक है। ठीक है, और यहां नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको I यानी कि धारा का मात्रक लिखना है। किसका लिखना है? धारा का मात्रक। बस आपको मिल जाएगा धारा का मात्रक। ध्यान से समझना, धारा का मात्रक यानी कि इसका जो मात्रक होता है, अगर R का मात्रक ज्ञात करना है तो इन दोनों का मात्रक लिख दो, तो वो होता है, देखो यहां आप प्रतिरोध का मात्रक इसका होगा ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये याद रखना। या फिर ये जो ओम होता है वो बराबर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और वटे में धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका आप मात्रक कह सकते हो ओम, जो आपका प्रतिरोध का मात्रक, या फिर आप कह सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों है, लेकिन ज्यादा जो पूछा जाता है वो ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक अब आप ओम कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। और यहां जो है आपका ओम को एक चिन्ह के द्वारा डिनोट किया जाता है, जो ओम को कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे भी बना रहता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये भी आपका ओम है, ये मात्रक लिखा रहता है। तो ये सारा आपका ओम का नियम है, इनका फार्मूलाज हैं, सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन, जो इनका सत्यापन है। ठीक है, तो सत्यापन के लिए यहां सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें लेनी है। सत्यापन के लिए देखो, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी एंड अमीटर, ठीक है, और कुंजी, धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा को नियंत्रण करने वाला, और प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। ये चित्र ए के अनुसार लगा है। देखो यहां आपका अमीटर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, अमीटर। और ये जो आपका है यहां आपका ऐसे ये लगेगा धारा नियंत्रक। क्या लगेगा? धारा नियंत्रक। ये हमारा यहां रहेगा धारा नियंत्रक। ठीक है, और ये हमारा बैटरी है जैसा लगा हुआ है। ये जो आपका छोटा सा लगा हुआ है ये है वोल्ट मीटर। सारी चीजें मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको सारी चीजें लिख कर समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा है प्रतिरोध तार, या फिर प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा है कुंजी के, यानी कि कुंजी जो है के,
और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ नीचे कुंजी। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आपकी धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, ये ऐसे धारा प्रवाहित होती जा रही है। बस सारी चीजें आपको समझ में आ गया, मैं तीर के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ये बस इस प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा जैसा कि लिखा हुआ है। प्रतिरोध में धारा आई, जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई आमीटर, जो धारा आई है उसे आमीटर के द्वारा, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वी को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इससे जो आपका विभवांतर उसे वोल्ट मीटर के द्वारा, और जो हमारा धारा आई है उसे आमीटर, ठीक है, के द्वारा मापते हैं। ये हमारा हो गया जो आपको सेटअप करना है, ऐसे बैठाना है। ठीक है, अब आपको एक चित्र और बनाना होगा, ठीक है, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 लाइनें खींचनी है, जो मैं खींच लेता हूं ये। ठीक है, आपको ऐसे 2 लाइन खींच लेना है, जो कि एक्स ग्राफ और वाई ग्राफ है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अभी आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग चलते हैं नीचे, बस यही आपका सत्यापन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। इतना तो आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार जो धारा नियंत्रक है द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आपको उस फिगर का इस्तेमाल करना है जो अभी बनाया जाएगा। अब विभवांतर को एक्स अक्ष तथा धारा वाई को, जो आपका धारा को वाई अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, जबकि आपका अब विभवांतर को एक्स अक्ष, जो आपका विभवांतर है उसे एक्स अक्ष, देखो ध्यान से समझना, विभवांतर हमारा कहां है, ये एक्स अक्ष है ना, तो ये आप 0 यानी कि आप यहां से शुरुआत कर रहे हो, तो ये हमारा विभवांतर जो है वो एक्स अक्ष पर मैंने रख दिया। तो ये विभवांतर हमारा है एक्स अक्ष पर, और धारा किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। तो यहां आपको धारा लिखना होगा, धारा हमारा वाई अक्ष पर है। ठीक है, विभवांतर एक्स अक्ष, धारा वाई अक्ष, समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यदि यह एक सरल रेखा बनाती है चित्र V के अकॉर्डिंग, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। यह एक सरल रेखा बनाएगी, जैसे यहां आप देख सकते हो, ऐसे सरल रेखा बनाती हुई जाएगी, एक सरल रेखा दोनों के बीच में बनेगी। तो ये एक सरल रेखा बनता है। अगर ये सरल रेखा बनता है तो फिर समझ लो कि जो चालक है, चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर ओम के नियम का पालन करती है। इट इज ये आपका सिंपल लाइन। ठीक है, अब देखो यहां एक सरल रेखा, देखो यहां तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, या एक सरल रेखा बन चुका है। ऐसे आपको एक्स अक्ष वाई, या ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष खींचना, बीच में एक सरल रेखा बना देनी है, पूरा आपका क्लियर हो चुका है। बस इतना फिगर है और इतना लिखना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर सरल रेखीय ग्राफ के ओम के नियम का पालन करता था, चालक ओम के नियम का पालन करता है। इसमें केवल एक चीज है कि आपको धारा को वाई अक्ष पर रखना है, विभवांतर को एक्स अक्ष पर, और धारा और विभवांतर के बीच अगर सरल रेखा प्राप्त होता है तो फिर ओम के नियम का पालन करता है, और ओम के नियम का सही है, चालक के लिए ओम का नियम बिल्कुल सही है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, बस आपका सारा चीजें हो गया। ओम का नियम क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, और ओम के नियम का सत्यापन भी आपको पता चल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो-सेवार्ट का नियम। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायो-सेवार्ट का नियम आज के बाद आप चुटकियों में लगा सकते हो। बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप समझो कि बायो-सेवार्ट के नियम के लिए एक चित्र आपको खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप यहां देख सकते हो बायो-सेवार्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। किसका सूत्र प्राप्त किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे, ठीक है, खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इससे पहले आप लोग पहले फिगर को समझो। यहां आपका देखो, यहां एक चीज लिखा हुआ, एक छोटा खंड, यानी कि एक छोटा सा खंड। ठीक है, यानी कि आपको यहां एक छोटा सा खंड, इतना बड़ा खंड ले लो बीच में। ठीक है, ध्यान से समझना, या फिर थोड़ा और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये डेल एल है, यानी कि ये छोटा सा खंड है डेल एल। ठीक है, समझ में आया। और किसी बिंदु P पर, अब यहां मैं एक बिंदु मान लेता हूं P, यहां
मैं एक बिंदु मान लेता हूं P। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो बता देना, ठीक है। यहां मैंने एक बिंदु मान लिया P। अब यहां आपको एक बात समझना है, यहां अगर आपको इनके सूत्र को सिद्ध करना है, बायो-सेवर्ट का सूत्र प्राप्त करना है, तो कुछ आपको रूल्स याद रखना है। जैसे इनके बीच की दूरी आप याद रखना कितना रहेगा, ये इनके बीच की दूरी r रहेगा। कितना रहेगा r। जो बिंदु P तक और यहां डेल L तक की बीच की दूरी कितना रहेगा r, ठीक है, इतना याद रखना। फिर इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण रहेगा थीटा। कितना रहेगा, थीटा, ठीक है। इनके बीच का कोण रहेगा थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है। सारा प्रोसेस समझना, चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है। अभी आपको काम आएगा जो आपका डेल एल है, धारा आई है, ये थीटा जो है आर, ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप फिगर बनाना सीख लो, बस इतना आपको फिगर बनाना है। सबसे पहले आपको एक एफ के आकार का बनाना है, ठीक है। यहाँ आपको लाइन खींचना है, जहां बिंदु P एक ले लेना है, यहाँ बिंदु P, तो यहाँ डेल L जो है और बिंदु P के बीच की दूरी R है। या फिर आप यहाँ कह सकते हो जो हमारा चालक खंड है, ये चालक खंड है, इनका जो है, ठीक है, इनका बिंदु की दूरी R है। और यहां आपका कोण कितना बन रहा है, थीटा कोण। तो यही बायो-सेवर्ट ने क्या कहा, बायो-सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र प्राप्त किया। एंड इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे से खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बात यानी कि 4 बातों पर निर्भर करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है V, ये जो V है ना, ये 4 बातों पर निर्भर करती है। अभी मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं। नंबर फर्स्ट आप समझो, ये ठीक है, जो V है, ये चुंबकीय क्षेत्र V है, ये चालक खंड की लंबाई जो डेल L हमने माना है कि अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक खंड है, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारा पहला है। यहां जो हमारा V है, V ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल L के, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। यहां आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, सारी चीजें आपको ध्यान से समझना है ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर दूसरा केस क्या कह रहा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I, जो चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक खंड है, चालक खंड में प्रवाहित धारा जो I है वो क्या होता है, I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि V जो है, V ये चालक जो आपका I है, I के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना, सारा प्रोसेस अगर आपको समझ में आएगा तभी आप जान पाओगे ये सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। तीसरा अब आप लोग समझो, यहां तीसरा जो हमारा है, ये कह रहा है चालक खंड से बिंदु R यानी कि बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां क्या कह रहा है, यहां जो चालक खंड है, ये चालक खंड है, यहां एक बिंदु P तक की बीच की दूरी R है, ये R है, ठीक है। अब इसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। यहां जो V है यानी कि 4 बातों पर निर्भर करता है। तीसरा है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r, लेकिन यहां वर्ग भी कर लेना है। तो V फिर आपको व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। चिन्ह वही रहेगा जो अनुक्रमानुपाती का होता है। इसमें आपका अपान में हो जाता है, मतलब बटे में हो जाता है, 1/, हो जाता है, और इसमें आपका गुणा के टाइप का रहता है, बस। तो ये हमारा तीसरा नंबर केस है। देखो, V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। दूसरा है जो चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। तीसरा है चालक खंड में बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा यानी कि चौथा हमारा है धारा की दशा तथा बिंदु के बीच यानी कि बिंदु के बीच के कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आपको कैसे समझाया जाए, यहां जो V है ये अनुक्रमानुपाती होता है। यहां जो आपने थीटा लिया है ना, ये कोण जो आपने थीटा लिया है, ये ठीक है, थीटा लिया है ना, तो इसी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ जो V है ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा के, इसके अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। तो ये हमारा चौथा नंबर केस है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है।
अब आप इसे एक एक समीकरण नाम दे दो, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूं यहाँ, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। इसको मैं समीकरण सेकंड नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं समीकरण थर्ड नाम दे देता हूं और इसको मैं समीकरण 4 नाम दे देता हूं। समझ में आया? चारों समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहां आप समीकरण 1 2 3 4 को हल कर लो। यानी कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं कि ज्यादा बेटर समझ में आए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 को हल करने पर अब यहां समीकरण आपको पता ही है, सारी चीजें आपको पता है। अब यहां जो हमारा v है, v इसको हम इकट्ठा कर लेंगे जितना भी समीकरण है। यहाँ v तो आपका सब में कॉमन है, देख लो। यहाँ आपका v यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपको v आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और इस साइड में जितनी चीजें हैं उसे लिख डालो। जैसे यहाँ हमारा धारा I है, डेल्टा L है, और क्या है? साइन थीटा है ना, साइन थीटा है। और बटे में हमारा ये व्युत्क्रमानुपाती वाला बटे में जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके है? आर स्क्वायर की। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना बातें तो आपको समझ में आ गई। अब हमें यहाँ जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इसको हटाना है। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ v आप बराबर लिख सकते हो म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहाँ आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाकर ये लगा सकते हो। फिर आई जो आपका जैसा लिखा हुआ है डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर। बस यही आपका जो है ना, यही सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। यही सूत्र है जो बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार मिला है ना, वो यही सूत्र है। कि आप देख लो जो सूत्र है, इसको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। अब ये सारे सूत्र जब आपको पता रहेगा तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाओगे। v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई फिर डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो मैंने किया क्या कि मैंने चारों को अलग अलग बताया कि चालक खंड की लंबाई की अनुक्रमानुपाती, यहाँ देख सकते हो अनुक्रमानुपाती है, और चालक खंड में प्रवाहित धारा आई की अनुक्रमानुपाती। सारी चीजें आप याद रखना। फिर चालक खंड में से यानी कि विद्युत बिंदु v जो आपका बिंदु की दूरी r के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आपको सारी चीजें बता दिया गया है। फिर आपको बताया गया है फिर यहाँ धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या की अनुक्रमानुपाती। जब ये चारों प्रोसेस हो गया है फिर इसको आपको इकट्ठा कर लेना है। मैंने समीकरण फर्स्ट माना, सेकंड माना, थर्ड माना, 4 माना। चारों समीकरण को मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर हमें ये सूत्र मिला जो कि आप देख सकते हो v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एंड आपका आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको बायो-सेवार्ट का नियम समझ में आ गया होगा। और किसी नियम में दिक्कत हो, इससे पहले मैंने आपको ओम का नियम पढ़ा दिया है। ओम का नियम नहीं पढ़े हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ओम का नियम पढ़ लेना, ये बायो-सेवार्ट का नियम। अगला वीडियो हमारा रहेगा फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।